पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है। करीब 15 दिनों के अंदर एक बार फिर से छात्र संगठनों ने दोबारा से प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस बार प्रदर्शन की शुरुआत बेहद हिंसक तरीके से हुई। 4 अगस्त से शुरू हुए। More than 150 people have been killed there in a week of violence. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नाइनटीन 47 के पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का सेपरेशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। इसीलिए बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था। पर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था। उनका मानना था कि पाकिस्तान ईस्ट हो या वेस्ट हो, सब एक साथ मिल बांट कर रहेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? द आंसर इज नो। ईस्ट पाकिस्तान का आबादी ज़्यादा थी, पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों का लैंग्वेज बांग्ला था, पर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को साफ साफ दिख रहा था और यही डिस्क्रिमिनेशन का आग धीरे धीरे उन लोगों के अंदर बढ़ रही थी। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पाकिस्तान वासियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। भोला नामक एक साइक्लोन ईस्ट पाकिस्तान को हिट किया और ईस्ट पाकिस्तान को तबाह कर दिया। नियरली 4 to 5 लाख लोग मारे गए और वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत कम हेल्प किया। उसके एक ही महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस हुई, जहां वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी, वही ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट था। बेसिकली इलेक्शंस 2 मेजर पार्टीज फाइट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वही ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। इस हालत में शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान वासियों को समझाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जब इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुई तब वेस्ट पाकिस्तान शॉक हो गए, क्योंकि मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट्स में से 160 सीट्स जीत ली और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 सीट्स में से सिर्फ 81 सीट्स जीत पाए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आवामी लीग की गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। पहली बार पूरा पॉलिटिकल पावर ईस्ट पाकिस्तान में होगी, पर वेस्ट पाकिस्तान ने ये डिनाई कर दिया। और फिर 17 मार्च 1971 ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की घोषणा कर दी गई शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में। एक फ्रेश कंट्री मतलब एक फ्रेश बांग्लादेश की मांग की गई, जहां उनको कोई दबा नहीं पाएगा। उन्होंने सबको समझाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान उनके भाषा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर पाए। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और बांग्लादेश में एक नया फोर्स तैयार हुआ जिसका नाम दिया गया मुक्ति बाहिनी। इस फोर्स में बहुत सिविलियंस और आर्मी मौजूद हुए और मुक्ति बाहिनी को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान को हरा दिया और 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी बांग्लादेश और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान ने
देशवासियों को एक प्रॉमिस किया। जो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए फ़ाइट किया और उन महिलाओं को जो अत्याचार सहे वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी से, उनको सिविल सर्विस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनिशियली कोटा सिस्टम 30% रिजर्व थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% उन महिलाओं के लिए और 40% उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। अब ये कोटा सिस्टम दिन ब दिन चेंज होता रहा बिकॉज फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो गई थी। वहीं 1997 में ये कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। उसमें बोला गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी ये कोटा सिस्टम मिलेगा। 2010 में फिर एक बार ये डिसीजन चेंज किया गया कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ये कोटा सिस्टम मिलेगा। अब यहाँ दिक्कत हुआ कि 56% जॉब कोटा के तहत रिजर्व हो गया, 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, 10% वुमेंस के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% फिजिकली चैलेंज पर्सनस के लिए, और बाकी 44% जॉब ऑन द मेरिट बेसिस होगा। मार्च 2018 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स रोड पर ये कोटा सिस्टम को हटाने की मांग करने लगे। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को के बच्चों और पोता पोती को क्यों मिलेगा। 8 मार्च 2018 ये मामला का पिटीशन हाई कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने ये पिटीशन खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ये पिटीशन सबमिट किया है उनको इस सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉब्लम शुरू हुआ तब जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि कोटा सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होगा। आखिर शेख हसीना ये कोटा सिस्टम क्यों नहीं हटाना चाहती थी? क्योंकि ये कोटा सिस्टम उनके पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया था और वो इस कोटा सिस्टम से बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड थी और वो उस लीगेसी को मेंटेन करना चाहती थी। पर स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। अब प्रॉब्लम सिर्फ कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का नहीं था, असली प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स में जॉब मिलना आसान नहीं था और उनका पेमेंट भी बहुत कम था। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सर्विसेज मिलना बहुत अट्रैक्टिव हो गया था। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का कहना था कि उनको 30% रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, बिकॉज उनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 0.13%। इस सिचुएशन में ऑपोजिशन का ये कहना था कि शेख हसीना ये कोटा सिस्टम हटाना नहीं चाहती क्योंकि उनको उनकी ब्यूरोक्रेसी में उनके ही आदमी चाहिए जो उनकी वाहवाही कर सके। इसके बाद स्टूडेंट्स रोड्स, हाईवे ब्लॉक कर दिए और यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को भी हैक कर लिए। पर फाइनली प्रोटेस्ट इतनी इंक्रीज हो गई थी कि गवर्नमेंट को इस सिस्टम में चेंजेस लाना ही पड़ा। फाइनली गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम को कैंसिल कर दिया। पर 6 साल बाद बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में ये मांग की कि ये जो कोटा सिस्टम जैसे हटाया गया है ये तरीका गलत है। हाई कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया कि फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली जो देश की ये सबसे कीमती है वही सबसे अनप्रिविलेज्ड है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनएफेक्टिव और इलीगल घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से ये कोटा सिस्टम फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और फिर एक बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और कहीं नहीं तो पीएम हसीना को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि लोग पीएम को क्यों टारगेट कर रहे थे? क्योंकि कोटा सिस्टम तो हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि पीएम हसीना ने कई सालों से ऑपोजिशंस को दबा के रखा था और उनको एक एजेंडा मिला तो वो पीएम को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब प्रोटेस्ट तो सब जगह होता है, पर प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे बना? ये प्रोटेस्ट इंक्रीज हुआ पीएम हसीना के एक स्टेटमेंट से। अब ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा था। तब पीएम हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल और बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না।
তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? अब रज़ाकार बांग्लादेश में एक बहुत बुरा शब्द है और ये उन लोगों को बोला जाता था जो इंडिपेंडेंस के समय बांग्लादेशी होने के बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मीज़ का साथ दिया था। इस एक स्टेटमेंट के बाद सब ये डिमांड करने लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीएम रिज़ाइन करे। पीएम ने जब बांग्लादेशी सेना से बात करने की कोशिश की तो वो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उनको पता था कि ये प्रोटेस्ट एक अलग प्रोटेस्ट बन चुका है और उनको पता था कि कैसे उनके पापा शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ था। इसी टेंशन में वो बांग्लादेश से भारत में चले आए।